सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ए है दल बदल विरोधी विधान से, बी है पंचायती राज से, सी है भूमि सुधार से और डी है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ पर कहा रहा कि किसका उल्लेख नहीं है। किसमें? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना या फिर गैस। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। देखिए भी इसी तरह से प्रश्न है, संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं, रेलवे है या फिर कृषि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। देखिए रक्षा, वैदेशिक और मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। ये किसका है? ये राज्य सूची का विषय है। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है वो भी किसमें? राज्य सूची में। शिक्षा है, विद्युत है, रेलवे है, रेलवे पुलिस है और वन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलवे पुलिस। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित है? क्या पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची में, राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या फिर लोक व्यवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस के ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। देखिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना या फिर आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलवे पुलिस। देखिए रेलवे पुलिस संघ सूची में, केंद्रीय सूची रेलवे केंद्रीय सूची में है, किंतु रेलवे पुलिस राज्य सूची में शामिल है। निगम कर, जनगणना संघ सूची में है, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार फिर डैश दिया है के विषयों के अंतर्गत आता है। देखिए भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। भूमि सुधार किस में है? राज्य सूची से संबंधित है या इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए है 3री, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं सूची में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, संविधान की
अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? किस राज्य में लागू नहीं होती है? क्या अनुसूची जो 6 है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, तो बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? यह है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। देखिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, पंचायतों की शक्तियों, पंचायत शक्ति है नहीं, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों और प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है, जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, या फिर 239 के अंतर्गत, या फिर 219 के अंतर्गत? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया तथा एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, या फिर भ्रष्टाचार निवारण से? इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 और अनुच्छेद 307। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। देखिए, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश में ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 117, 119, 121 तथा 123। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 117। संविधान का जो 117 1, 2, 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद के जो 119 है उसमें संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सीमाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312, 313। तो इसका उत्तर हो जाएगा 312, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमिलित हैं? कौन सी जोड़ी सुमिलित है?
देखिए ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318, बिल्कुल गलत है। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, ये भी गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता अनुच्छेद 351, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया गया है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में, जो अनुच्छेद 124 है में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 जो है में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं के में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता जो है, जो महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें क्या है? हिंदी भाषा से संबंधित निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? अनुच्छेद जो है नहीं है, देखिए ये है अनुच्छेद 17, न्यायालय के समक्ष समानता, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 78, देखिए 78 संसद का गठन, संसद का गठन अनुच्छेद 78 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 79 है। फिर अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 352 क्या है? आपात स्थिति की घोषणा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही है, बाकी सब गलत है। देखिए विकल्प डी सही सुमेलित है। देखिए अनुच्छेद 352 में आपातकाल स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों में सही उत्तर इस प्रकार है, जैसे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिया गया राष्ट्रपति के जानकारी देने पे। फिर 152 जो है, ये 152 जो है इसमें क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किया गया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? ये है संविधान का दूसरा भाग। ये है संविधान का दूसरा भाग क्या है? मौलिक अधिकार, बिल्कुल नहीं है। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता है। फिर संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा भाग क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और फिर सी है संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य। संविधान क्या है? चौथा भाग क्या है? मौलिक कर्तव्य। चौथा कह क्या? मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का पांचवा भाग राज्य की नीति निर्धारण है, बल्कि ये तीसरा है, चौथा है ये चौथा है, ठीक ना। लेकिन ये पांचवा भाग ये नीति के तख्त नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ए है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देश्य के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द इसमें जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, और ये कब लागू हुए थे? ये 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखिए केवल भारत तो है नहीं,
हिंदुस्तान इसमें है नहीं, भारत हिंदुस्तान ये तीनों है नहीं, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लिखित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट्स। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम क्या है? सही है। ये है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जनवादी इसमें नहीं है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र ये भी नहीं है। सी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र ये भी नहीं है। ठीक है, सार्वभौम पहले है, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, जनवादी, समाजवादी या गणतंत्र। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रम से अगर देखा जाए तो ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान के प्रस्ताव में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने का पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट है देखिए हम बताए थे कि ये जो इसमें दिया गया है जनवादी, इसमें भी जनवादी, ये इसमें भी जनवादी, इसमें भी जनवादी, सब में जनवादी है। देखिए ये जनवादी भारतीय संविधान के उद्देशिका में ये वर्ड नहीं है, बल्कि जनवादी शब्द चीन के संविधान में लिखा गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, जनवादी शब्द जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लिखित है, यहाँ शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है जनवादी। नेक्स्ट है निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें। कौन शब्द है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसके हिसाब से हो जाएगा, देखिए सी ए सार्वभौम, फिर ए समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो समाजवाद है, ग्राम स्वराज है, पंथ निरपेक्षता है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो इसमें से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 1975 में वो शब्द नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अखंडता। ठीक है, बाकी शब्द थे। अखंडता शब्द वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से जोड़ा गया, जो 77 से लागू है। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा और 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें उद्देशिका में क्या किया गया, संशोधन किया गया। नेक्स्ट है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। 44 सबको पता है कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को क्या किया गया है, जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बिल्कुल नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, बल्कि ये भी गलत हो जाएगा। भारत वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। यह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत का क्या है, गणतंत्र है। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना क्या है, आरंभ होती है किसे, प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतांत्रिक शब्द से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है, लौकिक सार्वभौमिकता। ये क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी वह सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है कि हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार में बिल्कुल नहीं, नागरिकता में बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसी में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो अगला है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति क्या है, पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है, क्या जाना जाता है, यह सार्वभौमिकता, समष्टि, समाजवाद, अंतःक्रिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। इसका मतलब होता है सभी व्यक्ति पूर्णतः समान और मानव है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यह है भारत में अनेक धर्म हैं। भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा धर्मनिरपेक्ष का मतलब ऐसा नहीं होता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी नहीं होता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, इसका भी मतलब नहीं है। देखिए भारत में राज का कोई धर्म नहीं होता, राज का कोई धर्म नहीं होता। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी ये बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है, प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल है, लोक कल्याण ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर धार्मिक न्याय? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है? ये है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये बिल्कुल सही है। उस समय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसमें नहीं था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, उक्त शब्द 1970 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, नहीं, ये 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ये किसमें? 76। उक्त शब्द 1985 के संशोधन, बिल्कुल नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देशिका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, पॉलिटिकल हेरोस्कोप बोला जाता है, और सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नो 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 नो, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, के एम मुंशी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, के एम मुंशी। देखिए, के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, के एम मुंशी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। देखिए, 29 अगस्त, कई बार बताया गया, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, और उसी में उन्होंने बोला था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है। ये किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा दी है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली? बिल्कुल नहीं। बी है, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कहा था। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है। मलक सिंह बनाम, ये भी नहीं हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट जो है इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में श्री ने भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि संविधान निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? बेरुबारी विवाद, ए गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद? इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब विवाद आया था? 1973 में। इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना, अर्थात प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी कि मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व वह पहचान खो देगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का
किस में उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो ये है उद्देशिका और मूल अधिकार में। उद्देशिका और मूल अधिकार में बिल्कुल नहीं। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका उत्तर यही हो जाएगा। मूल अधिकार और राज्य के नीति ये भी नहीं हो जाएगा, उत्तर में से किसी में नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किस रूप में की गई है? तो ये है मूल अधिकारों के अध्याय में। मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं, बिल्कुल नहीं। बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, बिल्कुल नहीं। सी है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संविधान के पाठ में ये बिल्कुल नहीं होता। देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाता है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन है? तो मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? देखिए लिखा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2 न्याय की, 3, 1 या फिर 4? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न है, इस सेट का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? ये है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रत्याभूत है। ये एक जो लाइन है गलत हो जाएगा। देश के सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं। अगला है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस सेट का सारे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो लोग सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और कमेंट आप लोग ज़रूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग ज़रूर करें।